हमारे देश की चौपट हो गई, बर्बाद हो गई है, मतलब हम वापस निकल नहीं पा रहे हैं। और यदि दोबारा, हमें लगता है क्या दोबारा लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए? बेसिकली क्या है, लास्ट टाइम जो लॉकडाउन लगा था वो एकदम वो बड़े स्टेडियम में किसी का मतलब किसी के आने के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम में सब मनाया गया और उसके बाद में लॉकडाउन लगाया गया। तो जो डैमेज होने वाला था तो डैमेज तो हो ही गया, मगर लॉकडाउन जो लगाया तुरंत लगाया और बताया गया 21 21 दिन का। अभी 21 करते हम 2021 में 21 में आ गए हम लोग। तो 21 दिन में बोलना कि कोरोना जाएगा, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक बेसिस। आप साइंटिफिकली बोलो तो लॉकडाउन होना चाहिए, मगर सोच के होना चाहिए। जैसा कुछ चीजें चलनी चाहिए, किसी को एक दिन कुछ चीजों को चलना चाहिए। यू हैव टू थिंक अबाउट कि लोगों की साइंटिफिक इकोनॉमिक वे होना चाहिए जी। डॉक्टर सुरेना, मीडिया वे, इट हमारे हैज साथ टू बी अ डॉक्टर बैलेंस अंशुमान वे। भी जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर अंशुमान, क्या हमारा देश दोबारा से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? दूसरा लॉकडाउन लगेगा? क्योंकि आप देख लें कि बहुत सारे स्टेट्स के कुछ शहरों में कहीं नाइट कर्फ्यू है, कहीं नाइट लॉकडाउन है, और कहीं वीक के लिए लॉकडाउन है, कहीं वीकेंड लॉकडाउन है। तो क्या ये जिस तरह से पहले सिचुएशन बनी थी पूरा भारत बंद, क्या ऐसे ही वापस में भारत बंद होगा क्या? जी रविंद्र जी, ब्लंटली स्पीकिंग और भी चैनल के माध्यम से शुरू से हम चर्चा करते रहे हैं कि पर्पस ऑफ लॉकडाउन, उद्देश्य क्या है लॉकडाउन का। 3 पर्पस हैं लॉकडाउन के। मिटिगेशन, अल्पीकरण जिसको कहते हैं, प्रिपेयर्डनेस, तैयारी करनी, और टेस्टिंग बढ़ा के ट्रेस करके आइसोलेट करना। तो वायरस का अल्पीकरण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में जो संभावना बन रही थी उसको डिले कर दें। दूसरा, उसको कंटेन कर ले। और तीसरी बात, तैयारी की। तैयारी में क्या तैयारी करनी थी? अस्पताल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सारी सुविधाओं की तैयारी। तो इसके लिए फर्स्ट लॉकडाउन तो ठीक है, आपने कर लिया। अगर अभी भी लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो मैं क्या मानूं कि पूरे 1 साल में कोई तैयारी नहीं हुई सरकारी स्वास्थ्य तंत्रों में। क्या टेस्टिंग की सुविधा हमारी इंप्रूव नहीं हुई? बिल्कुल इंप्रूव हो गई, टेस्टिंग है, तैयारी इक्वोकल है, कहीं नहीं है। मिटिगेशन, जो अल्पीकरण की बात है, अल्पीकरण अब कैसे आप करेंगे जब भारत में 1 करोड़ से ऊपर केसेज आज तक हो चुके हैं? तो वायरस पार्टिकल सोसाइटी में घूम रहा है, इसको मिटिगेट कैसे करेंगे? तो आप पूछिएगा फिर सॉल्यूशन क्या है लॉकडाउन अगर नहीं रिकमेंड कर रहे हैं? यस, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होने में जो गैदरिंग हो रही है, जिसमें गैदरिंग स्टार्ट कीजिए बड़े लेवल पे, चुनावी रैली, किसान आंदोलन, उसके बाद पब, मॉल, मूवी, मदिरा, मस्जिद, ये सबको अगर मिलाइएगा, कोरोना सेकुलर वायरस, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कहां भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। और खास करके 40 से कम एज वाले लोग सुपर स्प्रेडर का काम करने लगे हैं। जिनको लक्षण कम आते हैं आराम से पूरी भीड़ में जाते हैं, बिना मास्क के जाते हैं और दूसरों को संक्रमित करते हैं। तो लॉकडाउन की स्थिति, चाहे आप कुछ कर लें, ये तो मजाकिया लॉकडाउन है कि रात को 10 बजे के बाद कोरोना टहलने निकलता है, आप मत निकलिए। दिन में कोरोना सोता है, आप सो जाइए। कोई स्टेट कह रहा है 8 बजे से लगाओ, कोई कह रहा है वीकेंड लगाओ। अगर आपका पर्पस सिर्फ ये है वीकेंड का, तो मैं मानता हूं कि गैदरिंग और पार्टी क्लब ये वीकेंड में होती है, उसको कर्टेल कीजिए, ना कि लॉकडाउन लगाइए। अब हमें डिसीजन लेना है लाइफ और लाइवलीहुड दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब लोगों का जीवन भी बचे और जीविका के साधन भी बचे। अदरवाइज इंपल्सिव एडहॉकिज्म कोरोना मैनेजमेंट जो पिछले 1 साल से चल रहा है, ये बिल्कुल तहस नहस कर देगा स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारे लोगों को, सिटीजन को, और बाकी जो संस्थाएं चल रही हैं उनको। जी रविंद्र। डॉक्टर अंशुमान, आपको याद होगा कि जब हम लास्ट ईयर चर्चा कर रहे थे इसी कोरोना के ऊपर, जब इलेक्शंस की घोषणा हो रही थी, इलेक्शन होने वाले थे बिहार में, उसके बाद ये भी हो रहा था बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में होंगे, तब भी हम लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या इलेक्शंस अभी इतने जरूरी हैं? क्या इलेक्शंस को रोका नहीं जा सकता? क्या सरकारों का टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता जब तक प्रॉपर वैक्सीन ना आ जाए, वैक्सीनेशन ना शुरू हो जाए? क्या जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हुए हैं, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए? पहला सवाल। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कि यदि ऐसा है तो क्यों नहीं बिहार में, वेस्ट बंगाल में, जो तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वहां से ज्यादा क्यों नहीं आ रही है?
जी पहली बात की चुनाव की जो आपने बात कही, मैंने पहले ही कह दिया, गैदरिंग कहीं इकट्ठी हो, उसमें अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है दूसरों को संक्रमित करेगा, तो चुनावी रैली में भीड़ होती है। चुनाव स्थगित किया जाए या चुनाव का तरीका बदला जाए, दो ऑप्शन है आपके पास। न्यूजीलैंड में इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, पीक कोरोना के टाइम में किस तरह से उन लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया कराई, देखने लायक चीज है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से न्यूजीलैंड मॉडल इंडिया में नहीं चलेगा, इंडिया घनी आबादी का देश है। लेकिन फिर भी फर्स्ट कोविड फ्री कंट्री होने में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। तो एक तो ये बात होगी चुनावी वाली बात। चुनाव डिले करना ना करना ये बिल्कुल पॉलिटिशियन का डिसीजन होता है, और जो भी अच्छा समझे वो समझे। आपकी बात आई है क्यों वहां केसेज नहीं दिख रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र की घनी आबादी का अंदाजा है किसी को? लार्जेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड है, तो वहां पे केसेज नहीं आएंगे तो कहां केसेज आएंगे? वहां एक इन्फेक्टेड आएगा, 1000 को इन्फेक्ट कर देगा। आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार के किसी गांव में इतनी घनी आबादी नहीं हो, कोरोना फैल जाएगा? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह की लाइफस्टाइल मेट्रो में है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में है, उस तरह का लाइफस्टाइल गांव में नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी लिखा भी है कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनमें फ्रेश केसेज नहीं आ रहे हैं। आप उठा के देखिए, सारे यूटी और उस तरह के स्टेट है नॉर्थ ईस्ट वाले, जहां माइग्रेशन है ही नहीं, लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, ट्रेवलिंग नहीं है। दिल्ली मुंबई में रोज लोगों को ट्रेवल करना है। तो देखिए, ये जो राजनीतिक मामला होता है ना, कि यहाँ पे सरकार फलां पार्टी की नहीं है तो उसको बदनाम कर दो, बेइज्जत कर दो। यहाँ मैं कहता हूं कि जिस स्टेट में ज्यादा केसेस कोरोना के डिटेक्ट हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए, लेकिन मैं उस स्टेट की तारीफ इसलिए करता हूं, टेस्टिंग तो ईमानदारी से कर रहा है। ये जो स्टेट का आपने नाम लिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनमें टेस्टिंग नहीं हो रही है ईमानदारी से, डाटा छुपाए जा रहे हैं, टेम्पर किए जा रहे हैं डाटा। दूसरा, सेंट्रल और स्टेट में इतना पंगा क्यों है कोरोना मैनेजमेंट में, जब आपने कहा जाता है सैनिटेशन, पब्लिक सैनिटेशन, साफ सफाई और हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, तब तक ठीक है जब तक आपने एपिडेमिक डिजीज एक्ट नहीं लगाया है। एक्ट लगा दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ चुका, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा लॉकडाउन करना है पूरे कंट्री को, कंट्री लॉक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और सारे एडवाइजरी फॉलो करने पड़ेंगे। हाल में मैंने सुना है महाराष्ट्र में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जितना डिमांड कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र पॉपुलेशन को देखिए, खास करके मुंबई, और वैक्सीनेशन की डोज वहां ज्यादा कराइए, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाइए और वैक्सीनेशन टाइमिंग बढ़ाइए, रात में भी आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। डॉक्टर अंशुमान, अभी एक नए उत्सव की घोषणा हुई है और वो है टीका उत्सव, जो कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। तो ये जो टीका उत्सव है ये कैसे काम करेगा? देखिए रविंद्र भाई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने आज घोषणा करी है। जी, प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, मनोबल बढ़ाने के लिए या किसी चीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए कुछ नियम इस तरह के निकल, लेकिन मेडिकल साइंस इस तरह की चीजों को नहीं मानता है। टीका उत्सव या बहुत सारी चीजें आपने देखा है, वैज्ञानिक परिकल्पनाएं कितनी चली थी, तो इस तरह से। तो टीका उत्सव में ऐसी कौन सी जानकारी दे देंगे, क्या जागरूक करना चाह रहे हैं? क्या आज हिंदुस्तान में एक एक छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध को मालूम है कि एडवाइजरी प्रोटोकॉल के 3 क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? हाथ धो, डिस्टेंस में रहो, मतलब भीड़ भाड़ में ना जाओ, मास्क लगाओ। एक, वैक्सीन आने के बाद लोगों को पता है, मेडिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं, कंपनी वाले बता रहे हैं 72 से 80% का प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको मास्क लगाना है क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडी बनी नहीं बनी पता नहीं है। तो जब ये सारी चीजें पता है तो अब कौन सी जागरूकता की कमी रह गई? आप वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाइए और मैक्सिमम वैक्सीन लगाइए, यही चाहिए। उत्सव करने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट तो मुझे यही लग रहा है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे हर चीज में इवेंट खोज लेते हैं, इवेंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे लास्ट टाइम थाली भी बजाई गई और दिए भी जलाए गए, तो इस बार शायद टीका उत्सव है, उसकी बात करें। जैसे आपने भी बात करी कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो शिकायत कर रही है, वो आरोप लगा रही कि केंद्र सरकार जो है उनको प्रॉपर वैक्सीन नहीं दे रही। डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, जो आज आरोप लगाया गया आपकी सरकार की तरफ से, लेकिन इधर से केंद्र सरकार के जो जावड़ेकर साहब हैं उन्होंने भी कहा कि भाई महाराष्ट्र 5 लाख डोजेस अब तक वेस्ट कर चुकी है, हम तो उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन वो डोजेस वेस्ट करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वैक्सीन जो सप्लाई होगी है वो अराउंड 85 लाख मिली है महाराष्ट्र को,
ओके, जबकि महाराष्ट्र की लोक संख्या है 12.30 करोड़। महाराष्ट्र में संक्रमित कितने हैं? 4.73 लाख संक्रमित है। नाउ इफ यू कंपेयर इट विद गुजरात, गुजरात को 80 लाख सप्लाई करिए, मगर वहां पे पॉपुलेशन हाफ है, पॉपुलेशन इज 6.5 करोड़ एंड वहां पे ओनली 17,000 जो है संक्रमित, जो मतलब अफेक्टेड लोग हैं, whereas महाराष्ट्र में 4.73 lakhs. So just see the difference. So how can you give the same amount? And अभी जो information आई है कि जो dispatch हो गया महाराष्ट्र को, only 4.5 lakhs has been dispatched. Sorry, 7.5 lakhs has been dispatched vaccines. Whereas other places that UP, MP, Gujarat, they have got 40 and 30 lakhs respectively. So why this? ये महाराष्ट्र को जो सौतेली ट्रीटमेंट जो मिल रही है, ये क्यों? There has to be, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, there has to be coordination, a very good coordination between center and the state. See this, ये कोई राजनीति का अड्डा नहीं है, ये लोगों की हेल्थ का सवाल है। यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता सब लोग को साथ में आके लोगों के भले के लिए कुछ रास्ते चुनने हैं, ना कि जैसे बताया कि इवेंट करनी नहीं है किसी भी चीज की। जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है कि देयर आर नो वैक्सीन from half of the centers have in Mumbai have been closed down. From tomorrow everything is going to close down. So मैं पहले भी बताया कि जिन लोगों ने एक वैक्सीन लिया, अभी दूसरे वैक्सीन का दूसरे डोज का क्या, और कितने सारे लोग जैसे हैं और मैं तो बोलूं कि 25 इयर्स के ऊपर सबको देना चाहिए एंड द वैक्सीन शुड बी फोकस्ड ऑन द प्लेसेस। जैसे मैं बताऊं, जैसे इन्होंने बोला कि स्लम एरिया बहुत है, जैसे धारावी पैटर्न तो सब लोग सब जगह पे अप्रिशिएट हुआ था, मगर अभी बिकॉज ऑफ द लोक संख्या एंड बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल एवरीथिंग टुगेदर, सो नाउ वी हैव टू फोकस मोर, गिव द वैक्सीन मोर ओवर देयर जहां पे संक्रमण ज्यादा है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन के बिना उस हिसाब से देना चाहिए। डॉक्टर अंशुमान कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिलीव करती हूँ जी। सॉरी जी रविंद्र जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आबादी के हिसाब से या घनी आबादी के हिसाब से, मतलब उसको कहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर किस स्टेट या किस सिटी की आबादी ज्यादा है, वहां पे वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो क्राइटेरिया है 45 साल से ऊपर को लगेगा, उससे नीचे को नहीं लगेगा। ट्रायल में 18 साल से ऊपर के बच्चों को इंक्लूड किया गया है, सेफ पाया गया है। तो अब यूनिफॉर्म वैक्सीनेशन पॉलिसी टू ऑल करना पड़ेगा। 18 ईयर प्लस सभी को वैक्सीन लगाइए। बच्चों का जब ट्रायल की रिपोर्ट आ जाएगी तब बच्चों की बात करेंगे हम, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बात उठाई थी कि महाराष्ट्र सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं किसी सरकार को फेवर नहीं कर रहा हूं और किसी को का विरोध नहीं कर रहा हूं, कि 5 लाख डोजेज बर्बाद हुए। अब सुनिए उसकी क्या कहानी होती है। स्टार्टिंग में जब वैक्सीनेशन चालू हुआ तो इवन हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर्स डर से वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। इसी तरह से जब और आगे बढ़ा तो लोग अपने माता पिता को नहीं लगवाना चाह रहे थे। वैक्सीन जब आती है तो 100% वैक्सीन यूटिलाइज नहीं होती है पेंडेमिक के टाइम। ये मेडिकल की चीजों को नेताओं को उलझाना नहीं चाहिए। इसमें कुछ डोजेज वेस्टेज जाते हैं, उसको जानबूझकर कोई वेस्ट नहीं करता है। और जितनी सप्लाई है, अगर उसका 10% से ऊपर वेस्टेज है तो हम मानते हैं सिग्निफिकेंट वेस्टेज। 10% से कम वो वेस्टेज नहीं है, एक्चुअली लोग टर्न ओवर नहीं हुए। अब वैक्सीन की जो वायल होती है खुल गई तो क्या करेंगे, उसका कोल्ड चेन मेंटेन खत्म हो गया, खुले हुए वायल में 2 डोज बची हुई फेंकना पड़ता है। तो उसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। आप ये देखिए कि कैसे चीजों को स्मूथ करें। कारण क्या है, फेडरल कंट्री है हमारा। फेडरल कंट्री में आप किसी स्टेट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करना, ये करना। अल्टीमेटली अगर महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, कोई भी स्टेट ज्यादा इन्फेक्ट होगा, असर सब पे आना है, और आगे या पीछे। तो आपको सबको एक नजर से देखिए, और इस समय पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति बंद करें कि कोरोना एक मेडिकल सिचुएशन है, कोरोना पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन नहीं है। एट द सेम टाइम आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं जी डॉक्टर अंशुमान, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स बंद करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि राजनीति हर तरफ से जम के हो रही है, चाहे कोई भी हो। कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी मौका नहीं चूकना चाहती है किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। उनको लगता है कि किस तरह से हम ज्यादा नंबर स्कोर कर लें। जिस तरह से आज केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई अगर उनको महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें डॉक्टर सुरैना,
महाराष्ट्र के लिए कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र को यदि नंबर्स ज्यादा चाहिए तो वो हमें डायरेक्ट कह सकती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता थी? डॉक्टर सुरैना, आप बताएंगे इस पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता थी? वो सीधे केंद्र से बात करते, मांग करते, यदि वो उनकी मांग नहीं सुनी जाती तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। जैसा हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने बोला, वो तो कई दिनों से अपनी ये मांग केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। कितने दिन से ये बात हो रही है कि महाराष्ट्र को अभी रिक्वायर्ड है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत है। मगर ये बात जब सामने आई, क्योंकि द डिस्पैच क्वांटिटी वाज ओनली 7.5 lakhs, whereas other states were given so many, they were given nearly 40 lakhs and all. So इतनी बड़ी तफावत जब हो रही है तो नेचुरली तो बात मतलब ऐसे समझ में आ रहा है कि बात हमारी सुन नहीं जा रही है. So then it has to come to in front of the people also. People also have to know यानी कि what is being going on. डिमांड पहले से करी जा रही थी, ज्यादा नंबर्स मांगे जा रहे थे, पहले से करी जा रही है, तब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई. यस, उन्होंने कब से मतलब बात बोल रहे थे कि कब से डिमांड रखी जा रही थी, मगर बात तो सुननी चाहिए. देयर इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि हाँ भेजेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकली भेजना तो चाहिए. कई बातें हैं जो आपको पता है, जैसे जीएसटी की बात है, कई बातें हैं जहाँ रेजिस्टेंस होता है. तब तक सिर्फ और सिर्फ आप आश्वासन देंगे. डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से अभी डॉक्टर सुरैना ने बताया भी कि भाई गुजरात में देखिए वहां की पॉपुलेशन यहाँ से आधी है और उसके बावजूद वहां पे जो वैक्सीन प्रोवाइड करी जा रही, अगर हम महाराष्ट्र की तुलना में देखें तो वो एलिजिबल नहीं है. तो ऐसा भी क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है? कि क्या ऐसा तो नहीं है ना कि जहां पे सिर्फ भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे वैक्सीन ज्यादा दी जाएगी और जहां पे नहीं है वहां पे वैक्सीन कम दी जाएगी? जी देखिए, क्यों किया जा रहा है ये तो जो कर रहे हैं वही बताएंगे. मैं ये बता सकता हूं कि पार्टी और सरकार में अंतर करना पब्लिक भी सीख ले और नेता लोग भी सीख लें. पार्टी एक डिफरेंट चीज है, सरकार में बैठे लोगों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, हमारा संविधान का जो हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, कि चुने हुए नुमाइंदे जो सरकार में जाके बैठते हैं उनको क्या क्या करना है. तो उनको पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना है, पब्लिक की सेफ्टी और राइट टू हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको इंश्योर करना है. तो उसमें अगर आप पार्टी में मतलब एक स्टेप पीछे की राइवलरी को सरकार में बैठ के कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये भी वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट है. कि शपथ आपने ली थी, संविधान की शपथ ली थी कि जो भी करेंगे पब्लिक के लिए करेंगे, और संविधान का प्रिएम्बल भी कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पब्लिक चला रही है. तो इस डिस्क्रिमिनेशन का अगर एविडेंस है तो इसको रोकना पड़ेगा. चाहूंगा कि जो आप शपथ की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई में कि जो राजनेता शपथ लेते हैं और वही काम करते हैं? मुझे लगता है अगर वो शपथ का ध्यान रहता लोगों को, किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, किसी भी एमएलए को, किसी भी सांसद को, तो शायद देश की सिचुएशन ऐसी ना होती. इसमें रविंद्र जी, पब्लिक डिमांड करेगी, पब्लिक को डिमांड करना चाहिए तभी होगा. कारण क्या है, आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या दिखाया जाता है. इस बार ताजपोशी किसकी, इस बार राजगद्दी किसकी? क्या हम राजतंत्र में जी रहे हैं? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं? इस तरह के स्टेटमेंट को मतलब पब्लिक को समझा दिया गया है कि चुने हुए नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये राजा हैं और हम नौकर हैं. इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, डिमांड आपको करनी पड़ेगी. उदाहरण के तौर पे पब्लिक ने डिमांड किया राम मंदिर, मिल गया राम मंदिर. डिमांड किया 370, मिल गया 370. पब्लिक डिमांड कब कर रही है कि हेल्थ दो? पब्लिक मान चुकी है प्राइवेट हॉस्पिटल के सहारे जीना है, सरकार का काम नहीं है. जबकि सरकार का काम है, ये फंडामेंटल राइट है, गुड एंड फ्री हेल्थ एबिलिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया. अब इसको कैसे इंश्योर करेंगे? दूसरा बात, एकदम क्लियर कहते हूं कि सरकार में अगर बैठा आदमी काम कर रहा है तो महिमा मंडन नहीं होगी, ताली हम नहीं बजाएंगे उनके लिए, वाहवाही नहीं करेंगे. कारण ये है कि जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य होता मरीजों का इलाज करना, उनका कर्तव्य है उस काम को करना जो उनके ड्यूटी में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में. और इसकी शपथ ली है, करना पड़ेगा, लेकिन इसको कराने के लिए पब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल, पब्लिक ही करा सकती है, दूसरा कोई नहीं करा सकता है. डॉक्टर अंशुमान, जैसे जैसे कोरोना
नया था तब तो धीरे धीरे लोग आ ही गए थे कि कभी कहते थे फलाने टेम्परेचर में कोरोना नहीं होगा, गर्मी में जी कोरोना जी मर जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें, ये वाला काढ़ा पीना चाहिए, वो वाला काढ़ा पीना चाहिए, ये गोली खानी चाहिए, ये वाली जड़ी बूटी खानी चाहिए, इससे कोरोना मर जाएगा। बहुत सारी अपने लोगों ने इमेजिनेशन करी थी और बनाया था अपने अपने हिसाब से। अभी भी अब जब दोबारा स्ट्रेन आया तब भी लोगों की अलग अलग इमेजिनेशंस आ रही हैं, अलग अलग चीजें आ रही हैं। एक नया आज मेरे पास व्हाट्सएप आया था कहीं से, इसको वेरीफाई कराने के लिए, और मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि अगर वो इसको व्हाट्सएप का जो इमेज है उस पर दिखा पाए अपने स्क्रीन के ऊपर। और मैंने आपको भी भेजा था, जिसमें कह रहे थे भाई पहले जो सिम्टम्स थे वो फीवर के थे और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट के थे और खांसी के थे, बट अब जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा हो गई है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, दर्द रहने लगा है, इस तरह की चीजें। तो क्या अभी जो ये बढ़ा है तो उससे आपको लगता है वाकई में नए सिम्टम्स तैयार हुए हैं या वही पुराने सिम्टम्स ही हैं? रविंद्र भाई, पहले भी ये लक्षण थे, कंजक्टिवाइटिस भी होती थी, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स मतलब ब्रेन में जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण, जीआई प्रॉब्लम, डायरिया, म्यूकोसल इंजरी ऑफ द गट, ये पहले भी हो रहा था, केसेस कम थे। अब हुआ क्या है, लोगों के दिमाग में क्या कंफ्यूजन आ गया है, यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, इसका पहले बहुत बड़ा बवंडर चला, लेकिन अफसोस ये है कोई भी चैनल पे जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसमें साइंटिफिक टेम्पर नहीं होता है, उसमें कुछ डराने के हिसाब से दिखाया जाता है, तो पब्लिक डर गई। फिर आए डबल म्यूटेंट इंडिया में जो पाया गया है, E484Q और L452, तो इसके चक्कर में ऐसा डबल म्यूटेंट मतलब कोई बहुत भयावह वायरस आएगा और इसके लक्षण अलग होंगे। ये लक्षण सारे हैं। प्रैक्टिकली कोरोना ऑलमोस्ट हमारे शरीर के हर अंग को इन्फेक्ट करता है, कहीं लक्षण ज्यादा देता है, कहीं कम देता है, इसलिए अभी भी मोटे तौर पे लक्षण वही सब हैं और डिटेक्टेबल हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि कुछ नया चीज आ गया है, वही पुराने वाले ही सारे के सारे लक्षण हैं जो अभी हैं। जो नया स्ट्रेन आया है ऐसा नहीं है कि नए स्ट्रेन में कुछ नए लक्षण पाए जा रहे हैं। जी जी। डॉक्टर सुनैना, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं मतलब मोरोवर मतलब किसी को कोई स्ट्रेन में जीआई के इफेक्ट ज्यादा होंगे, किसी में रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स ज्यादा होगा, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बट एज ही सेड वेरी क्लियरली कि पूरे ही मतलब पूरी सिस्टम को अफेक्ट किया जा सकता है। सो बेसिकली क्या है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। सी अफेक्शन तो होगा, जब तक सपोजिंग आप मतलब किसी के टच में आते हैं और आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है तो आपको मतलब कोरोना होने वाला है। तो बेसिकली क्या है कि यू हैव टू कीप योर इम्यूनिटी ऑन अ वेरी गुड वे। और अभी मतलब जो है कि अभी अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेशन स्टॉप हो रहा है, बट जहां अभी वैक्सीनेशन वापस चालू होगा तो मैं सबको विनंती करूंगी, सबको डायरेक्ट करूंगी कि सब लोग प्लीज ये वैक्सीनेशन का फायदा उठाइए, सब लोग वैक्सीनेशन करिए। इवन इफ यू आर डायबिटीज हो, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो, कुछ भी हो, हार्ट डिजीज हो, बट वैक्सीनेशन इज अ मस्ट। इनफैक्ट जिनको डायबिटीज वीबिटीज ऐसे कोमॉर्बिड सिचुएशन है उनको तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन होती है। तो हमने देखा है, जैसे हम लोग वैक्सीनेशन मोटिवेशन सेंटर्स वगैरह, आज ही 2 दिन का हमने कैंप भी रखा था कि लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, तो काफी ओल्ड पीपल, उनके पास मतलब दे आर वेरी स्कैर्ड कि हमको एलर्जी हो जाएगी, हमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। काफी लोग रेजिस्टेंट भी है, नहीं जाते हैं। तो ये सब हमको मतलब सिचुएशन बदलनी चाहिए। जब तक सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ही इसका कुछ मतलब कंट्रोल में आने वाली चीज होगी। और जो वैक्सीनेशन सब जब भी मतलब आज नहीं है मगर अवेलेबल होगा तो मतलब सी इट इज लाइक दिस। कोई जन बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में भी हमें कोरोना होता है। सी वैक्सीनेशन, जैसे अभी कोवैक्सीन का मैं एग्जांपल देती हूँ, इट इज 70% एफिकेसी है। दैट मीन्स 70% ऑफ द पीपल विल बी प्रोटेक्टेड, बट 30% लोग जो है उनको वापस हो सकता है कोरोना। मगर ये जरूर बात है कि 100% जो कोरोना आफ्टर वैक्सीनेशन होगा वो डेफिनेटली माइल्ड होगा। इसमें कुछ परसेंटेज, आधा अधूरा परसेंटेज नहीं है, उसमें 100% है कि सुनैना, जैसे वैक्सीन को लेके भी बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। कौन सी वैक्सीन आपके अकॉर्डिंग अच्छी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन? See, I don't know, some say कि इसकी प्रोटेक्शन ज्यादा है, इसकी नहीं है, so I wouldn't like to give an opinion.
व्हाट आई वुड लाइक टू से कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, टेक इट, यू हैव टू टेक इट। एंड वन थिंग, जैसे जैसे मेरा साइंटिफिक ओपिनियन है कि जैसे पहले बोला जाता था कोवैक्सीन में कि ओनली 4 वीक्स के बाद या 28 डेज के बाद में सेकेंड डोज लेना चाहिए, आई बिलीव कि द डोज शुड बी टेकन एट अराउंड 8 वीक्स, बेटर 8 and 12 वीक्स, बट और एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स। द सेकेंड डोज जितना बाद में लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी उभर आएगी, योर एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी मोर। जी डॉक्टर अंशुमान, like आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये वैक्सीन को लेके भी बड़े सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के दिमाग में। कोई कहता है कोविडशील्ड लेनी चाहिए, कोई कहता है कोवैक्सीन लेनी चाहिए, कोई स्टेट्स जो हैं कोई एक पर्टिकुलर वैक्सीन की डिमांड कर रही है कि मुझे दूसरी वाली चाहिए ही नहीं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों वैक्सीन में? जी, इसको बिल्कुल वैक्सीन जो बनाते हैं उसकी प्रक्रिया को समझ के आप अपने आप से कंक्लूजन निकल जाएगा आपका कि क्या है। वैक्सीन में दो चीजें सबसे पहले देखी जाती है, चाहे कोवैक्सीन हो जिसमें एटेन्यूएटेड वायरस है, या कोविशील्ड हो जिसमें चिमेरिक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन को लेके बनाया गया है। पहली चीज देखी जाती है क्या ये वैक्सीन जिस पर्पज के लिए बनाई जा रही है, मतलब कोरोना से संक्रमण को रोकने कारगर है, तो दोनों वैक्सीन साबित हो गई कारगर है। दूसरा देखा क्या सुरक्षित है, तो दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। अब अंतर कितना आता है परसेंटेज का। आपको याद होगा जब वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला था तो कोविशील्ड को अप्रूवल मिल गया था और उसके सीईओ ने स्टेटमेंट दे दिया था कि भारत बायोटेक का वैक्सीन तो पानी है, जिसके लिए 2 दिन तक बड़ा बवाल चला था मीडिया में। बाद में उसने अपना स्टेटमेंट वापस लिया था क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो प्राइवेट कंपनी है, मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर है, और ये गवर्नमेंट की कंपनी थी। अब चलिए दोनों वैक्सीन मार्केट में आ गया। इसका फेज 3 ट्रायल चल रहा था, इसलिए इसको इमरजेंसी यूज विद रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल के लिए कोवैक्सीन को परमिशन मिली थी। जब इसका ट्रायल आया, इसकी रिपोर्ट आई थी, इसने बताया अपना प्रोटेक्शन लेवल कि इस वैक्सीन के बाद 80% है। ये तो उस ट्रायल का है जिसमें लोगों की संख्या कम होती है, 26 से 28 हजार वॉलंटियर को दिया जाता है। दोनों की सच्चाई 1 साल के बाद पता चलेगी कि कितने लोगों में परसिस्टेंस ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी की मात्रा बरकरार रही और कितने समय तक। अगर ये एंटीबॉडी 3 महीने में 6 महीने में डाउन हो गया तो दोनों वैक्सीन नाकारगर है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फायदा किया। डॉक्टर सुरेना ने जैसे कहा, बूस्टर डोज का ड्यूरेशन बिल्कुल आगे होना चाहिए। इस पर रिसर्च भी, शोध पेपर भी आ गए हैं। वो बूस्टर डोज 4 हफ्ते से ज्यादा हो तो इफेक्टिविटी वैक्सीन की बढ़ेगी। बूस्टर का नाम ही होता है कि बूस्ट कर देना, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वैक्सीन लेना। कौन सा वैक्सीन ले रहे हैं ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो अवेलेबल है उसको आप लगवाएं, जो अवेलेबल है वो लगवा ली जाए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी वैक्सीन लेना है। डॉक्टर अंशुमान, एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूंगा आपसे। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, जो वैक्सीन की ड्राइव की रफ्तार है, आपको क्या लगता है कितना लंबा समय लगेगा हमारे पूरे देश को वैक्सीनेटेड होने में? और क्या पूरे 138 करोड़ जनता को वैक्सीन लगवानी जरूरी होगी, लगवानी चाहिए, ताकि कोरोना दोबारा से ना आ सके? जी देखिए, वैक्सीन की जो स्पीड है वैक्सीनेशन की बहुत स्लो है। उसका कारण समझिए कि आपको जो भी लोग पार्टी में बैठे लोग बताएंगे, वो बताएंगे कि इंडिया एक दिन में वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर वैक्सीनेशन किया। ये आपने नंबर्स बताया, मैं एक चीज आपको इसमें ऐड कर देना चाहता हूं। उस दिन हमने बात करी थी, तब हमने बात करी थी यूएसए में जो वैक्सीन का परसेंटेज है दोनों डोजेस वालों का, वो 18.9% था और आज वो 19% से ऊपर है। और इंडिया का उस दिन तो हमने शायद परसों ये डिस्कशन किया था, 0.89% था और आज वो 0.84 है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो। एग्जैक्टली तो अब मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। आपको डिसाइड करना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कि कितनी आबादी, अगर मान लीजिए 135-138 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है, तो कितने परसेंट आबादी को वैक्सीनेशन दोनों डोज लग गई। और इस स्पीड को हम, उसमें इंडिया 12वें नंबर पे है, 12वें पैदान पे है, पहले नंबर पे नहीं है। बाकी कंट्री हमसे ज्यादा स्पीड से वैक्सीन लगा रहे हैं और ज्यादा लोगों को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया है। इंडिया अभी पीछे है। पर डे वैक्सीन अब ज्यादा लगा रहे हैं, तो वो ये भी तो देखिए हमारी आबादी कितनी है। अगर इसी रफ्तार से लगाया तो आप वैक्सीनेशन करते करते पूरा साल लगा देंगे, तब भी सभी लोगों को नहीं। तो करना क्या है, आपको डिमांड जिसकी तरह है आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। 2 वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सप्लाई बढ़े, वैक्सीन सप्लाई करें। और लगता है सफिशिएंट नहीं है तो डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत इंडिया से वैक्सीन बाहर जा रही थी,
उसको रोक दीजिए, क्योंकि अमेरिका ने भी बहुत सारे कंज्यूमेबल्स को इंडिया भेजने से या बाहर भेजने से रोका था, क्योंकि अपने यहाँ उनकी जरूरत बढ़ गई थी। और तीसरी चीज, बाहर के जो दूसरी कंपनी है, मॉडर्ना है, फाइजर है, बहुत सारी कंपनी है, उसकी एंट्री अब कर देनी चाहिए। अगर लग रहा है इंटरनल कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक अगर सप्लाई करने में सफिशिएंट नहीं है, तो बाहर के वैक्सीन को एंट्री मिलनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन जल्दी से जल्द लगे और चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटना चालू हो जाए। जी, चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटना चालू हो जाए। जी डॉक्टर सुरैना, आप बोलिए। आई वुड लाइक टू ऐड कि यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। वो मतलब प्राइस, दे कैन गिव अ प्राइस ऑफ 1200 रुपीज, 1500 रुपीज, दे कैन अफोर्ड टू पे। और जो ले सकते हैं उनको भी अवेलेबल कर देना चाहिए। मे बी दे पे एंड दे टेक इट। सी अल्टीमेटली एवरीबडी शुड टेक इट समहाउ और द अदर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई फील। बट डॉक्टर सुरैना एंड डॉक्टर अंशुमान, मैं आप दोनों लोगों से ये भी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट ही बंद कर देते हैं? क्योंकि जब हम पहले मैंने ही बताया, डिप्लोमेसी बाजू रख के यही बात बोली थी। बाजू रखें। डॉक्टर अंशुमान कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि पहले तो प्रोडक्शन का रेट बढ़ाइए, सफिशिएंट नहीं है तो वैक्सीन डिप्लोमेसी जो आपने शुरू की उसको स्टॉप कीजिए, होल्ड कीजिए। और थर्ड स्टेप है कि अभी भी इनसफिशिएंट नंबर है तो फिर बाहर से इंपोर्ट चालू कर दीजिए। जी, यानी कि पहले रोक दी जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया जाए, उसके बावजूद भी लगता है कि कम है, तब इंपोर्ट भी की जानी चाहिए। यानी कि चैरिटी बिगिंस एट होम होना चाहिए, उस फॉर्मूले पे चलना चाहिए कि यानी हम पहले अपने आप को बचाएं, उसके बाद ही दूसरे को बचाएं। क्योंकि जिस तरह से हम सभी लोग जो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, जब अनाउंसर जो अनाउंस करती है, बताती है, सुरक्षा गाइडलाइंस देती है, वो यही कहती है कि सबसे पहले मास्क खुद को लगाएं, फिर उसके बाद अपने सहयात्री को लगाएं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले सहयात्री को लगा रहे हैं, यानी कि पड़ोसी देश को लगा रहे हैं, ताकि हम शायद अच्छे और बड़े लीडर बन सकें। भगवान जाने, ईश्वर जाने कि क्या लोगों की सोच है, किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं। कई बार खुद का भी दिमाग फटने लग जाता है कि आखिर सरकारें चाहती क्या हैं। चलते चलते डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या आगे भी जो इसको देखेंगे, उनको क्या आप टिप्स देना चाहती हैं, डूज एंड डोंट्स, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो कोरोना से बच सके? अभी जैसे हमने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सो द सेम वे द प्रोटेक्शन आल्सो बिगिंस एट होम। Protection first begins at home. You have to cover yourself. Again, I'm stressing, wear the mask very properly. Wear N95 N95 mask अच्छी तरह और अच्छा क्वालिटी का मास्क पहनिए और नोज कवर कर लीजिए. That is the most important thing. That will really help a lot. Please do not wear just a cloth mask. क्या N95 मास्क ही बेहतर है या जो सर्जिकल मास्क है वो भी बेहतर है? N95 is more better for corona. Surgical mask is more for the people who are working in the hospital environment कि उनके ऊपर स्पिलेज होता है, और या तो फिर वो पहने रहे तो अपना हाथ नहीं टच करते वगैरह, उस पर्पज के लिए होता है। मगर जो वायरस होता है उसके लिए N95 is the best mask, especially which is like covering and tight over here, you know, tight all the way. जैसे कि आप मास्क पहनो और आप एक्सहेल करो तो मास्क ऐसे मूव होना चाहिए ताकि एयर, मतलब उसका मतलब कि एयर कहीं से लीक नहीं हो रही है। एंड वाल वाला मास्क तो बिल्कुल पहनना नहीं चाहिए, दैट इज अ रॉन्ग थिंग विच यू वेयर, मेनी पीपल वेयर दैट वाल वाला मास्क। एंड ऑल्सो क्लॉथ मास्क, ऑल्सो हैंकरचिफ जो बोलते हैं, जो रुमाल होता है वो मास्क नहीं है। काफी लोग हम देखते हैं कि रुमाल लगा के बाहर जाते हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। Then you have to remember कि do not touch your eyes, do not touch your nose, do not touch your mouth. These are the 3 places from where corona goes. Fecal transmission भी आजकल बोलते हैं, so wash your hands very properly and maintain safe distance between the people. Sanitize, ये तो हम लोग मतलब चले ही आ रहे हैं. Vaccinate yourself. Help build your immunity, very proper immunity. Eat lot of proteins, have vitamin C, have vitamin D, you know, all the major proper precautions. Political people do not have rallies, do not call people, do not have सांस्कृतिक function, राजकीय functions मत लीजिए. और basically all politicians, all leaders, they should wear the mask and all properly because people look at them.
अभी जैसे जो बड़ी बड़ी रैलियां हो गई, वहां पे हम देख रहे हैं लोग विदाउट मास्क पहने भाषण दे रहे हैं वगैरह। अभी चलो हम लोग मास्क नहीं पहन रहे क्योंकि हम लोग अभी अपने अपने घर में या अलग अलग है, यू नो। बट एट द रैलीज एंड ऑल यू हैव टू बी, बिकॉज लोग आपके पास देखते हैं, रोल मॉडल की तरफ वैसे देखते हैं। तो आप ही बताएंगे नहीं, आप ही करेंगे नहीं, तो क्या मतलब ये है, मतलब ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट, डॉक्टर सुरैना बी मल्होत्रा, हैप्पी। डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आप एक डॉक्टर भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो एक डॉक्टर का पॉलिटिक्स में आना और जिस तरह की आजकल सिचुएशन चल रही है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? तो मैं वही बोलूंगी, आप पॉलिटिक्स में भी रह के यू शुड हैव अ साइंटिफिक अप्रोच। I hope You should have a more scientific scientific approach. people. Yes, you should know Right. that corona doesn't go with थाली बजा के या कैंडल लगा के कोरोना जाता नहीं है. You have to have proper precautions and those should be told to people. That is what I believe in. राइट। So that is डॉक्टर what अंशुमान, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 3 स्तर पे मेरा संदेश है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। व्यक्तिगत तौर पे आपका स्वास्थ्य आपके हाथ धोएं, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग करें। एट द सेम टाइम, अभी तक नहीं किया तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। लाइफस्टाइल से मतलब है मोटापा और इस तरह की चीजों को कम करने, खान पान पे ध्यान दें, घर का खाना खाएं, क्योंकि कोरोना से क्षति जानलेवा उन्हीं में हुआ जो किसी और बीमारी से जूझ रहे थे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसी बीमारियां थी। तो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें। ये तो व्यक्तिगत। जब इस तरह से देखा जाता है कि पुलिस डंडे मार रही किसी को, बीइंग ए मेडिकल एक्सपर्ट, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट नहीं है, कोरोना का मेडिकल मैनेजमेंट है। तो आप जनता का, पब्लिक का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए और उसके बाद देखिए गलतियां कम होने लगेगी। जब आप धमकाएंगे तो लोग चिढ़ में ईगो पे लेके गलतियां ज्यादा करते हैं। आप उनको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कराइए, समझाइए और इसको क्राइम की तरह ना देखें। पहली बात इंडिविजुअल होगी। कम्युनिटी पे जितने रिलीजियस संस्थान हैं, मुस्लिम के, हिंदू के, जैन के, बुद्ध के, उनमें कई लोग भ्रांतियां फैला देते हैं। जैसे बीच में चला था वैक्सीन मत लो, उससे नपुंसकता हो रही है। ये गुमराह करना बंद करें कम्युनिटी के लेवल के लोग, और लोगों को मोबिलाइज करके इन चीजों का पालन करवाएं, वैक्सीन लगवाने के प्रेरित करें, ये करें। और गवर्नमेंट से कहूंगा कि बी ट्रांसपेरेंट। आप हमारे बीच के लोग ही हो, आपको सर्टेन काम दिया गया है तो पारदर्शिता से काम को कीजिए और उसका रिजल्ट दिखाइए। आप क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ इवेंट मत कीजिए, आप काम कीजिए, हम देख लेंगे, हमें काम देखना आता है और मेडिकल एक्सपर्ट अपनी चीजों को अच्छे से देख लेता है। तो उनको ट्रांसपेरेंट होना होगा और टुगेदरनेस। सेकेंड टी, स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कंट्री हमारा पूरा एक है, फेडरल सिस्टम है हमारा, मिलके काम कीजिए। मेडिकल इमरजेंसी है और बाद में आप अपनी पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई जो करनी है वो कर लीजिएगा। 3 स्तर पे मेरा संदेश है, जो सुन रहे हैं कृपया करके इसका पालन कर ले, देखिए सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। जी, यानी कि बात आपकी सही है कि सेंट्रल वर्सेस स्टेट नहीं होना चाहिए। जो सेंट्रल वर्सेस स्टेट चालू हो चुका है या कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलके एकजुट होके इस जंग को जीतना है। और डॉक्टर अंशुमान, आपने एक बहुत सही और सटीक बात कही कि सत्तारूढ़ पार्टियों को, सरकार को अपना काम करना चाहिए जिसके लिए वो भेजे गए हैं। हम जनता जो है वो खुद एनालाइज कर लेगी, इवेल्युएट कर लेगी कि किसने क्या काम बेहतर किया है। क्रेडिट कितनी बार आप ले पाएंगे, ये बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि चीजें दिखाई देती हैं। काम किया जाएगा, जमीन पे दिखेगा, तो उसका क्रेडिट जनता अपने आप दे देती है। कुल मिला के मुद्दा यही है कि हम सबको सुरक्षित रहना है, सुरक्षित रखना है। और जिस तरह से डॉक्टर सुरैना ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम होता है, उसी तरह से प्रोटेक्शन बिगिंस एट होम है, यानी कि घर से ही सुरक्षा शुरू करें ताकि कोरोना बाहर घर से ना जाने पाए और ना ही घर में आने पाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम। रविंद्र जी, बस एक आखिरी लाइन, जो सवाल आपने डॉक्टर सुरैना से पूछा था उसका जवाब मैं दे देता हूं कि मुझे अत्यंत खुशी हुई है जान के कि एक डॉक्टर राजनीति में इन किए हैं। उसका कारण ये है कि डॉक्टर जब भी जाएगा, अगर राजनीति में जाएगा, नेता बनेगा, मंत्री बनेगा, तो आप जानिए कि उसका स्टैंडर्ड
काम करने का या डिलीवर करने का एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं उतर सकता है, और ये उस लेवल पे, इसलिए अगर जो भी डॉक्टर इंटरेस्टेड, जी 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 बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। जी, जो डॉक्टर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए, और क्योंकि ये सेट एन एग्जाम्पल होना चाहिए पॉलिटिशियन के द्वारा। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन अफसोसवश जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग घर में बैठे हैं। तो अगर जो डॉक्टर इंटरेस्टेड हो, डॉक्टर सुरैना को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने डॉक्टरी करने के बाद पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं जस्ट कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था। बट डॉक्टर अंशुमान, यहाँ पे भी मुझे, आपको नहीं लगता है ये भी चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती हैं? आप देखते होंगे कई बार आपके साथ भी डिबेट में वो डॉक्टर साहब शामिल होते होंगे, जिस तरह से वो डिबेट करते हैं, वो भी तो डॉक्टर हैं जी। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर सुरैना, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस तरह से आप लोग समाज की सेवा कर रहे हैं करते रहिए। और डॉक्टर सुरैना, पॉलिटिक्स में आप पहुंच गए हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको करना क्या है। धन्यवाद। थैंक यू।